हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, ब्रिटिश म्यूजियम म्यूजियम नहीं बल्कि एक लूट का घर है, जहां की लगभग सारी वस्तुएं दूसरे देशों से चोरी की गई है। और इसके बावजूद वो इन वस्तुओं को बड़े बेशर्मी से दुनिया को दिखा रहे हैं। जैसे अगर मैं एल्गिन मार्बल्स की ही बात करूं, तो उसे इंग्लैंड भेजने का काम ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड एल्गिन ने किया था, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसे फरमान को अपना हथियार बनाया जिसका आज तक किसी को कोई सबूत नहीं मिला। पर यहाँ पर यह सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स ने सबके आंखों के सामने ये आखिर किया कैसे? उन्होंने ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा जिसमें बिना किसी सेना के बस एक फरमान से भी उनका ये काम आसानी से हो गया? इतना ही नहीं, चोरी और लूट के जरिए ब्रिटेन ने इंडिया से जो संपत्ति गायब की है, क्या आपको पता है इंडिया को कितना लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू? वेल, उन वस्तुओं की कीमत आज के तारीख में 45 ट्रिलियन डॉलर्स होती, जो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश के 2 साल का जीडीपी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1765 से 1938 के बीच इंडिया में लूट नहीं मचती, तो हमारी इकोनॉमी एटलीस्ट आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती। सो इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या हम ब्रिटिशर्स को चोर कह सकते हैं? क्या ये कहना जायज होगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है ब्रिटिश म्यूजियम्स आर फुल ऑफ स्टोलन आर्टिफैक्ट्स। अब दोस्तों, ये टॉपिक इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स अंकित वैष्णव, आकाश सिंह, अविरल बोहरा और अयान शेख ने हमें ये यूनिक टॉपिक रेकमेंड किया था। सो थैंक्स अ लॉट। और आप भी हमें ऐसे यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स को सजेस्ट कर सकते हो, जिस पे पूरी तरीके से रिसर्च करके हम आपके लिए वो वीडियो पेश करेंगे। बट वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर यूट्यूब यूनिवर्स में एक भी वीडियो नहीं बना है। समझ रहे हो? फिर ही मजा आएगा वीडियो देखने का। आपके पास सबसे टॉपिक है तो नीचे लिंक पर क्लिक करना और मुझे रेकमेंड करना। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आखिर कहां कहां अपनी चोरी चकारी को अंजाम दिया और कैसे की उन्होंने एक राज्य के मूल्यवान वस्तुओं की चोरी। इस लिस्ट में सबसे पहले भारत के उस कोहिनूर हीरे का नाम आता है जिसके लिए हम आज तक इन अंग्रेजों को कोसते हैं, क्योंकि ये हीरा हमारे इतिहास के पन्नों से ही हमारी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बना हुआ है, जिसे 13वीं सेंचुरी में ककाटिया डायनेस्टी के राज में खोद के निकाला गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, बाबर जैसे कई सुल्तान और राजाओं से होते हुए 19वीं सेंचुरी में ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। लेकिन फिर उनकी मृत्यु के बाद इस धरोहर की जिम्मेदारी आई उनके बेटे महाराजा दुलीप सिंह पर, जो उस वक्त केवल 11 साल के थे। जाहिर है, ब्रिटिशर्स के लिए इस बेशकीमती हीरे को चुराने का इससे बेहतर मौका उन्हें और कहां मिलता, और इसीलिए उन्होंने फौरन एंग्लो सिख वॉर छेड़ दिया, जिसमें दुलीप सिंह की हार हो गई। और उनके इसी हार का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने महाराजा दुलीप को युद्ध जारी रखने और लाहौर को बर्बाद करने की धमकी देकर उन्हें 1849 की ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करने पर मजबूर कर दिया। अपने इसी मजबूरी और लाचारी के चलते महाराज को उस ट्रीटी को साइन करना पड़ा, जिसमें यह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि कोहिनूर अब अंग्रेजों को सौंपा जाएगा। और दुलीप सिंह की मजबूरी के बाद कोहिनूर का हीरा आज इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। इस सब के बाद ये साफ है कि इस सब के लिए ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल की डिप्लोमैटिक साइकोलॉजी, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि महाराज सिर्फ 11 साल के हैं और उन्हें हराना बेहद ही आसान होगा। बट बात तो ये है ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से सिर्फ कोहिनूर ही नहीं चुराया, क्योंकि उनके पास लगता है संपत्ति की शायद बहुत ही ज्यादा कमी हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने सिख राजा के तख्त को भी नहीं छोड़ा। हालांकि इस तख्त पे अंग्रेजों की नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पालतू सांप की नजर थी, जो कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी थे। दरअसल ट्रीटी ऑफ लाहौर के साइन होने के बाद डलहौजी को सिख साम्राज्य की तिजोरी की लीगल चाबी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने उस राज्य तिजोरी में मौजूद हीरे जवाहरात और सभी कीमती वस्तुओं की एक लिस्ट बनाई और एक एक कर सारी चीजों को इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना, इंसान का लालच उसे गद्दारी करने का हौसला दे ही देता है, और इसीलिए तो महाराज रंजीत के तख्त से खुद फायदा कमाने की नीयत के चलते लॉर्ड डलहौजी ने सामानों की लिस्ट में तख्त का नाम नहीं भी लिख दिया, क्योंकि अगर अंग्रेजों को पता चल जाता तो वो उसे अपने म्यूजियम में रख देते। हालांकि हमारे सांप साहब की लाख कोशिशों के बाद भी उनका ये मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, और इंग्लैंड पहुंचते ही जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तख्त के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत उसे डलहौजी से वापस ले लिया, जो फिलहाल विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड आर्टिफैक्ट्स में से एक बन के खड़ा है। और होगा भी क्यों ना, आखिरकार एक चालाक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने उस तख्त में कुछ तो ऐसा जरूर देखा होगा कि हमारी एक मूल्यवान वस्तु को अपनी लालच के चलते लूटने की कोशिश की गई। पर ब्रिटिशर्स का ये लालच सिर्फ भारतीय राजाओं के संपत्ति तक ही सीमित नहीं था।
क्योंकि कहते हैं ना, एक बार जो लत लग गई उसे छुड़ाया नहीं जा सकता। और इसीलिए तो अंग्रेजों ने अपने इस लूटपाट में ईदो नाम के पूरे ट्राइब को लूटा था और उनसे उनकी पहचान तक छीन ली थी। दरअसल 1897 में नाइजीरिया में बसा बेनिन ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, पर क्योंकि बेनिन एक रिसोर्स से भरा हुआ इलाका था, इसीलिए उसका फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जेम्स फिलिप्स और उनके काफिले को बेनिन यात्रा पर भेजा, जिस दौरान उनकी ट्राइब के कुछ लोगों से लड़ाई हो गई और उन्होंने पूरे ब्रिटिश मंसूबे की हत्या कर दी। अपने मंसूबे की इस हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार का शांत बैठना उतना ही नामुमकिन था जितना इस महंगाई में पेट्रोल का सस्ता होना। और इसीलिए तो बदले की आग में जल रही ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना को तबाही मचाने के मकसद से वहां तैनात कर दिया। और इसे अंग्रेजों की किस्मत ही कह सकते हैं। उन्होंने जब जब जो हासिल करना चाहा उन्हें वो मिलता भी गया, क्योंकि बेनिन ट्राइब पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और ट्राइब की इसी बर्बादी का जश्न मनाते हुए ब्रिटिश सेना ने 1000 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज प्लैक्स, आइवरी और वुडन स्कल्पचर्स लूट लिए। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, ये वही ब्रॉन्जेस है जिन्हें हम बेनिन ब्रॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ये अफ्रीकन आर्ट के अनोखे आर्ट में से एक है, जिसके बेस्ट 200 पीसेस ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है और बाकी के यूरोप और अमेरिका के म्यूजियम्स में। बट यहाँ पर सवाल ये आता है कि पूरे के पूरे ट्राइब को ब्रिटिशर्स ने आखिर हराया कैसे? वेल, अपने बेहतर हथियार और टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हथियार तो ट्राइब्स के पास भी थे, लेकिन अंग्रेजों का सामना करने में वो असक्षम थे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना वहां पर दबदबा बना लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने चोरी के मामले में उस ग्रीस को भी नहीं छोड़ा जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त ग्रीस से वहां के सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट पार्थियोन की चोरी हुई, उस वक्त ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अपने इसी गैर राज्य में चोरी को अंजाम देने के लिए 1801 में लॉर्ड एल्गिन इस बहाने के साथ एथेंस पहुंचे थे कि उन्हें वहां के शानदार मॉन्यूमेंट्स की डिटेल पेंटिंग और कैटलॉग्स बनाना है। पर ड्राइंग्स तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इसकी आड़ में लॉर्ड एल्गिन ने यह डिक्लेयर किया कि उनके पास ऑटोमन सुल्तान का शाही फरमान है, जिसके मुताबिक वो ग्रीस से कुछ स्कल्पचर्स को ब्रिटेन में कैटलॉगिंग और रिकॉर्डिंग के लिए भेज सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑटोमन अथॉरिटीज को चकमा देकर एल्गिन पार्थियोन की दीवारों से आधे स्कल्पचर्स ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करने में 4 सालों तक सफल रहे। लेकिन इसके बदले में लॉर्ड एल्गिन को ना ही शाबाशी मिली और ना ही उसकी सरकार को कोई खुशी हुई। एनीवे, हालांकि एल्गिन ने वो कौन से फरमान लोगों को दिखाए थे ये वही जाने, क्योंकि ऐसा कोई भी फरमान न ऑटोमन और ना ही ब्रिटिश रिकॉर्ड्स या उसके आर्काइव्स में मिले हैं। इससे ये बात साबित होती है कि कैसे एक राज्य से उसकी संपत्ति चुराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने झूठे फरमान का दावा किया था, जो पूरी तरीके से अनएथिकल है और चोरी ही कहलाया जाएगा, क्योंकि आज ये पूरा कलेक्शन ब्रिटिश म्यूजियम में एल्गिन मार्बल्स के नाम से मौजूद है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि किस तरह से ब्रिटिश म्यूजियम चोरी के माल से भरा हुआ है, लेकिन उनकी चोरी की हुई उन वस्तुओं का क्या, जिसे वो डिस्प्ले नहीं करते। क्योंकि कुछ सोर्सेस की माने तो 90% आर्टिफैक्ट्स तो म्यूजियम में लगाए भी नहीं जाते हैं, सिर्फ 10% सबसे पॉपुलर ही लगाए जाते हैं। और ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि अंग्रेजों के पास चोरी का और भी सामान हो? अब इसका सच चाहे जो भी हो, यहाँ बात ये हो रही है कि अगर इन सभी देशों से कभी उनके धरोहर की चोरी नहीं होती तो क्या उनका फायदा नहीं होता? जरा सोचिए, कोहिनूर का हीरा देखिए, इतनी कीमती चीज है कि उसे देखने इंडिया के किसी म्यूजियम में हजारों लोग आते हैं, जिससे कमाया हुआ सारा रेवेन्यू भी हमारे पास ही रहता। इतना ही नहीं, दुनिया भर से टूरिस्ट, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स को ऐसी चीजों को देखने के लिए इंडिया आना पड़ता, जिसे देखने के लिए फिलहाल हम लाखों रुपए खर्च करते हैं और इससे इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा होता। हालांकि इसके बाद भी इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की नहीं होती, लेकिन इन धरोहर के होने से हमारी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा जरूर बढ़ती। वैसे अगर देखा जाए तो जिस चीज को हम चोरी समझ रहे हैं वो हो सकता है अंग्रेजों के लिए चोरी ना हो, और उनका नजरिया अपनी इस हरकत के पीछे कुछ और रहा हो। ये सोचने वाली बात है, दिमाग खोल के जरा इसको सोचना। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा यहाँ पर अंग्रेजों का नजरिया समझना भी बेहद जरूरी है, जिसे समझने के लिए हम 16th सेंचुरी का एग्जाम्पल लेते हैं, जब सभी यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन, चाइनीज और साउथ ईस्ट एशियन प्रोडक्ट्स के दाम आसमान छूते थे, क्योंकि इंडियन ओशन और अरेबियन सी के ट्रेड रूट पर अफ्रीकन और अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली चलती थी। तब इंग्लैंड के पास किसी भी तरह का कोई रिसोर्स नहीं था।
जिसकी मदद से वो अपने यहाँ इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। इसी वजह से यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने इंडिया आने का सी रूट ढूंढा और नतीजन अगले 200 सालों में अफ्रीकन और अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली खत्म होने लगी। लेकिन फिर इसी नए ट्रेड रूट पे अगले 100 सालों तक पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज के बीच में तगड़ा कंपटीशन शुरू हो गया ताकि वो लोग इंडिया में अपने अपने ट्रेडिंग आउटपोस्ट और फैक्ट्रीज बना सके। इसी दौरान यूरोपियंस को यह एहसास हुआ कि इंडिया कई सारे राज्यों में बटा हुआ है, जिसका फायदा उठाने के लिए इन सभी राज्यों में यूरोपियन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया। इतना ही नहीं, सभी किंगडम्स के साथ मिलकर यूरोपियन कंपनीज एक दूसरे को उनके सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकालने लगी, जिसमें सफल हुए नन अदर देन द ब्रिटिशर्स। इन्हीं अलायंसेस के द्वारा ब्रिटिश ने ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कंसेशंस पाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो इंडिया को तोड़ते हुए अपने पैर यहाँ पर सारने लगे, क्योंकि उन्हें इंडियन रूलर्स की वीकनेसेस तो पता ही थी। इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि उन्हें कब और कहां अपनी कूटनीति, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने साइंटिफिक ज्ञान का इस्तेमाल करना है। अब अगर हम इन्हीं चीजों को अंग्रेजों के नजरिए से देखें तो उनके पास ज्ञान तो काफी था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी, जिस वजह से उन्हें दुनिया में जहां जहां जो जो चीजें अच्छी लगी उन्होंने उसे हासिल करने की कामयाब कोशिशें की। ये मत भूलो कि वो एक एडवांस साइंटिफिक सिविलाइजेशन थी, और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उनकी जगह अगर हम इंडियंस होते और हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी होती तो हम भी शायद वही करते जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। माइंड यू, हम अगर एक साइंटिफिक सभ्यता होते तो, क्योंकि ये काइंड ऑफ लॉ ऑफ नेचर है कि इंसान या सभ्यता पहले अपना पेट भरने के लिए देखते हैं और फिर दूसरों का। अब यहाँ पर हम इंडियंस का आर्ग्यूमेंट ये होगा कि नहीं, अगर हम इंडियंस इनकी जगह पर होते तो हम ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि हमारे मॉरल वैल्यूज वेदों में अलग है। वेल, आई एग्री, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इंडियंस कैसे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इंडियंस साइंटिफिक होते तो, डिवोशनल नहीं, जो कि हम ऑलरेडी है। एंड यू नो व्हाट, हम शायद उतने साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थे, इसीलिए तो हम डोमिनेट हुए। Which kind of brings us in a paradoxical situation of science versus morality। कि अगर आप कहो कि भारत यूके की जगह पर होता तो ऐसा नहीं करता, बट बात तो यह है कि ओनली इफ भारत साइंटिफिकली एडवांस होता तो ही भारत यूके की जगह पर हो भी पाता, और अगर साइंटिफिकली एडवांस होता तो वो भी दूसरे देशों से रिसोर्सेस लेके अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा रहा होता, क्योंकि अगर नहीं करता तो यूके जैसे ही किसी देश से खुद डोमिनेट हो रहा होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू सी, जैसा इतिहास में हुआ। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? क्या साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितनी बढ़ती जाएगी उतनी मोरालिटी कम होती जाएगी? क्या बढ़ते आधुनिकता के साथ ऑल्ट्रुइज्म यानी पूरे समाज का एक समान भला चाहना कम होते ही जाएगा? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इन दोनों को बैलेंस कर सके और वो स्वीट राइट स्पॉट को फाइंड कर सके? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना अपना जवाब। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंग्लैंड सही था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके नजरिए में, उनके पर्सपेक्टिव में वो सही थे, ऐसा उनको लगता है। और क्योंकि वो सभ्यता टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी तो उन्होंने हमें डोमिनेट किया। अब जो चॉइस हमारे पास है वो ये है कि हम पीस का झंडा लहराकर अपनी दूसरी गाल आगे कर दें, या फिर इजराइल जैसे देश की तरह अपने पांव पर खुद खड़ा होना सीखें। बिकॉज इट इज नेचर्स रूल, जिसको जितना ज्यादा डोमिनेट किया जा सकेगा वो उतना ज्यादा डोमिनेट होगा। Which brings us to the next question। क्या हमारे कुछ वैल्यूज हमें कमजोर बना रहे हैं? Well, मामला काफी पेचीदा होते जा रहा है। मैं ये सब सवालों के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो कि ऐसे इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको बस यहीं पर देखने मिलेंगे। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing। जय हिंद।